विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भूगोल सेकंड का छठा चैप्टर यानी भारत के संदर्भ में नियोजन व सतत पोषणीय विकास। यानी भारत के संदर्भ में इस वीडियो में बताया जा रहा है कि भारत के विकास के लिए कह सकते हैं भारत के संदर्भ में किस प्रकार से नियोजन का मार्ग अपनाया गया। तो इसमें अपन सबसे पहले भारत के संदर्भ में नियोजन, उसके अगले वीडियोज में सतत पोषणीय विकास की बात करेंगे। तो भारत के संदर्भ में नियोजन क्या रहा है, क्या होता है नियोजन, इसके लिए अपन इसकी एक परिभाषा के माध्यम से शुरुआत करते हैं कि नियोजन से तात्पर्य या नियोजन क्या है। नियोजन क्या है, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा नियोजन प्लानिंग, यानी भारत का विकास जो हुआ एक प्लान के तहत किया गया, एक प्लानिंग के तहत हुआ, नियोजन के तहत हुआ। तो नियोजन क्या होता है, यह एक सोच विचार की प्रक्रिया होती है जिसके तहत भिन्न भिन्न क्षेत्रों का चुनाव करके उस क्षेत्र के विकास के ऊपर जोर दिया जाता है। तो नियोजन एक सोच विचार की प्रक्रिया माना जाता है और बिना प्लान के, बिना एक सोच विचार के किसी कार्य को सही तरीके से करना असंभव होता है। तो इस नियोजन के माध्यम से भारत के विकास में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जिनमें पंचवर्षीय योजनाओं को भी शामिल किया गया। इस योजना आयोग की स्थापना आजादी के कुछ समय बाद ही 15 मार्च 1950 को की गई। 15 मार्च 1950, यानी इस नियोजन का मार्ग योजना आयोग के माध्यम से किया गया। योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। यानी कि कोई भी अगर प्लान करते हैं तो एक संगठन का होना जरूरी है, एक संस्था का होना जरूरी है, उसके बगैर अपने व्यवस्थित कार्य नहीं कर सकते। तो वही पंचवर्षीय योजनाओं के लिए 15 मार्च 1950 को एक योजना आयोग का गठन किया और इस गठन ने या इस संस्था ने एक पूरे देश को अलग अलग भागों में बांटा। एक प्लान के तहत 5-5 वर्ष की योजनाएं चलाई, कहीं पर संभव नहीं हो पाया तो एक एक वर्ष की योजनाएं भी रखी, वार्षिक योजनाएं भी रखी गई, जिसके तहत कार्यक्रम के विकास को बढ़ावा दिया गया। फिर 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग का नाम बदल दिया गया और नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अब इसके नाम वही है, कार्य उसका वही है, सिर्फ नाम बदला, योजना की जगह नीति कर दिया गया है। इसके तहत कुछ लक्ष्य क्षेत्र योजनाएं चलाई गई या लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम चलाए गए। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। अब ये लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या होता है, इसको देखना है कि लक्ष्य क्षेत्र यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया नियोजन के तहत, और उन पूरे भारत को एक साथ विकास संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में छोटे छोटे क्षेत्रों को निर्धारित किया गया, उनका लक्ष्य बनाया गया उन्हें और उसके विकास के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। तो ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों का चुनाव करके भारत के विकास पर जोर दिया गया। उन्हीं छोटे छोटे क्षेत्रों के विकास के लिए उन्हीं प्रयासों को अपन अब पढ़ेंगे, जिसमें 1 नंबर पर आता है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है, तो सीधी सी बात है कि इसमें पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक नियोजन का मार्ग अपनाया, या ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जो बाकी के क्षेत्रों से पिछड़े हुए हैं, उन पिछड़े हुए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए या उनका विकास करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। तो यानी इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1974 से 79 के बीच में थी। तो यानी कि सीधी सी बात है 1974 से 79 के बीच में जो है ना इस कार्यक्रम को चलाया गया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहे जो लोग हैं उनका विकास किया जाना चाहिए। तो अब उनका विकास कैसे संभव हो सकता है, इसके विकास के लिए जोर दिया गया था कि 1975 में एक अधिसूचना जारी की गई और इस अधिसूचना के तहत यह किया गया कि जो पर्वतीय जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में रह रही जनजातियों के विकास के ऊपर जोर दिया जाना चाहिए या उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 1981 में, 1975 नहीं है, 1981 है ये। तो 1981 में जो है ना इन अधिसूचना के ऊपर जोर दिया गया योजना आयोग द्वारा और इन क्षेत्रों के विकास के ऊपर जोर दिया गया। तो उनका उद्देश्य क्या रहा है कि आज पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं तो उनका विकास किया जाना चाहिए। अब उनका विकास कैसे होना चाहिए, पशुचारण, ज्यादातर यहाँ पर रहने वाली जनजातियां पशुचारण वगैरह करती, तो उसके लिए चारागाह का विकास किया जाना चाहिए, बागवानी का विकास होना चाहिए,
पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। इन व्यवस्थाओं के ऊपर उन्होंने जोर दिया गया है। साथ साथ में स्वास्थ्य भी होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं भी होना चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो इसके लिए उन क्षेत्रों का चुनाव किया गया। तो ऐसे में भारत के कुछ क्षेत्रों में देखा गया कि कैसे जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं, उनमें कैसे आर्थिक असमानता पाई जाती है। तो उस आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए भारत के 15 जिलों का चयन किया गया। भारत के 15 जिलों का चयन किया गया और वो 15 जिले जो है ना वो कौन कौन से, अलग अलग क्षेत्रों से वो 15 जिले लिए गए जो पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं। जैसे असम की कछार की घाटी या कछारी कछारी पहाड़ी, कछार की पहाड़ी हो गई, मिकीर पहाड़ी हो गई उत्तराखंड की, उत्तराखंड की मिकीर की पहाड़ी, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला तथा नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्रों को शामिल किया गया। तो ऐसे में अपन ये कह सकते हैं कि इस पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इन पहाड़ी क्षेत्रों के 15 जिलों का चुनाव किया गया और उन 15 जिलों के विकास के लिए, क्योंकि आर्थिक असमानता में ये पिछड़े हुए थे, क्योंकि आसपास के क्षेत्र से ये जिले पिछड़े हुए थे, तो उनके विकास के लिए ज्यादातर पशुचारण पर जोर दिया गया, जिसके लिए चारागाह का होना चाहिए, बागवानी पर, स्वास्थ्य पर और पेयजल के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। अगर ये कार्यक्रम वहां पर अपना लिए जाते हैं तो वहां के लोग ज्यादा शिक्षित हो सकते हैं, शिक्षित होने के साथ साथ अपने विकास कार्यों को बढ़ावा दे सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काफी ज्यादा अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो लेकिन फिर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए वहां की कुछ समितियों के लोगों ने सुझाव दिए, अगर ये मान लो पर्वतीय क्षेत्रों में के विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो वहां पर सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए कि ये जो सुविधाएं हैं सभी लोगों को मिलनी चाहिए, कोई प्रभावशाली व्यक्तियों को नहीं मिलनी चाहिए। जहां पर इन क्षेत्रों में जो संसाधन मौजूद है उनका उपयोग करके उस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए और विशेषकर स्वास्थ्य और चिकित्सा होगी, पेयजल हो गया, इसके अतिरिक्त पशुचारण हो गया, कृषि होगी, बागवानी होगी, इन सब के ऊपर जोर दिया जाना चाहिए ताकि वहां के स्थानीय लोग है ना वो अपना विकास कर सके और अपने आसपास के क्षेत्रों की वो बराबरी कर सके। तो ऐसे में इस लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के तहत पहाड़ी क्षेत्रों का चुनाव किया गया और पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर 15 जिलों में अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे असम की कछार की पहाड़ी होगी, उत्तराखंड की मिकीर की पहाड़ी होगी, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला हो गया और नीलगिरी पर्वत श्रेणी के क्षेत्र हो गए, उनको ऊपर जोर देकर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सफल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक ऐसे ही एक क्षेत्र और आता है जो भी अपने आसपास के क्षेत्रों से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है, उस क्षेत्र के विकास के लिए भी सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई हैं और सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनमें यह कहा गया है कि इस क्षेत्र के विकास में क्या क्या सहयोग किया जाना चाहिए। तो वो आता है दूसरा आता है सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी सूखा संभावी, ऐसे क्षेत्र जो सूखे की चपेट में आ रहे हैं उन क्षेत्रों को बचाने के लिए इस कार्यक्रम पर जोर दिया गया है। यह कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना। अब ये चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 के मध्य चली थी और इसमें यह कार्य प्रारंभ किया गया। इस कार्य में भी यह ध्यान दिया गया किस प्रकार से यह कार्य किया जा सकता है। तो यानी सूखे क्षेत्रों को बचाने के लिए कुछ उद्देश्य रखे गए, जिसपे था चारागाह का विकास, चारागाह का विकास, फिर था एक वृक्षारोपण, वृक्षारोपण और वो भी कैसा होना चाहिए, पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध, सिंचाई की व्यवस्था करना, सिंचाई की व्यवस्था, इसके साथ साथ पशुचारण की व्यवस्था,
क्योंकि ज्यादातर चरवाहे मरुस्थलीय क्षेत्र में लोगों के विकास के लिए अगर देखा जाता है तो ज्यादातर कौन से होते हैं, ये चारागाह क्षेत्रों का विकास ज्यादा होता है, क्योंकि चरवाहे ज्यादा होते हैं उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं का चारण करते हैं। तो 1967 में इस योजना आयोग द्वारा भारत के 67 जिलों का चयन किया गया जो सूखा संभावित क्षेत्र थे, यानी इन इन जिलों के अंदर अगर कुछ परिवर्तन किया जा सकता है तो इन जिलों को सूखा होने से या सूखाग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। फिर 1972 में सिंचाई योजना आयोग ने सिंचाई आयोग ने एक ये व्यवस्था रखी कि देश के लगभग 33% भाग के ऊपर 30% भाग के ऊपर सिंचाई करके उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। और इसके लिए ये प्रावधान रखा गया कि जो जो सूखाग्रस्त जो जिले हैं या होने के कगार पर है उनके लिए ये व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनको सूखाग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। जिनमें कुछ राज्यों का चयन किया गया, जिसमें राजस्थान राजस्थान का तो लगभग आधे से ज्यादा भाग सूखे में आता है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र का लगभग पूर्वी भाग हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये ऐसे क्षेत्र रहे हैं, राज्य रहे जो सूखाग्रस्त बनते जा रहे हैं, यहाँ के जिले सूखाग्रस्त बनते जा रहे हैं। तो उनके विकास के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें चारागाह के विकास पर जोर दिया गया, वृक्षारोपण होना चाहिए, पंक्तिबद्ध सिंचाई की व्यवस्था और पशुचारण की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ साथ में पेयजल की व्यवस्था के ऊपर जोर दिया गया है ताकि ये सुचारू रूप से ये सुविधाएं अगर उन्हें मिलती रहेंगी, सुचारू रूप से अगर उन्हें ये सुविधाएं मिलती रहेंगी तो इस क्षेत्र के लोग अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके साथ समानता स्थापित कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से उस जो असंतुलन पाया जाता है उसमें कुछ हद तक वो बराबरी ला सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जो सूखाग्रस्त क्षेत्र, अभी तो अपने लगभग 67 जिलों का ही चुनाव किया गया है और इसकी समय रहते अगर व्यवस्था नहीं की जाती है तो और ज्यादा सूखे का प्रसार होता चला जाएगा और अधिकांश क्षेत्र सूखे की चपेट में आ जाएगा, क्योंकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों से जो मिट्टी होती है, लवणीय जो मिट्टी होती है, वो हवा द्वारा उड़कर दूसरे स्थानों पर जाकर उसके क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक ऐसे ही एक विकास परियोजना और लाई गई जो आसपास के क्षेत्रों से काफी पिछड़ी हुई थी। वो क्षेत्र भी है पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित, लेकिन उस क्षेत्र में काफी ज्यादा पिछड़ी हुई जनजातियां रह रही है, तो उसमें पिछड़ी हुई जनजातियों के विकास के ऊपर जोर दिया गया है। तो वो सूखा संभावित या सूखाग्रस्त क्षेत्र था, यह है भरमौर। तीसरा पॉइंट है भरमौर समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम, यानी भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए इसके ऊपर जोर दिया गया। अब ये देखना है कि ये क्या है, तो यानी कि हिमाचल प्रदेश की 2 तहसीलें हैं चंबा जिले की, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसील हैं जिसमें एक तो है भरमौर और एक है होली। इस क्षेत्र में रहने वाली एक जनजाति है गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति है, यह जनजाति क्या करती है, ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास, अब देखो ऋतु प्रवास होता क्या है, ये पर्वतीय क्षेत्र होता है, सर्दियों में इसके ऊपर बर्फ जम जाती है तो ये चरवाहे होते हैं अपने पशुओं को लेकर तलहटी में आ जाते हैं सर्दियों में। जैसे गर्मियों में बर्फ पिघलती है वापस अपने पशुओं को लेकर चराई के लिए वहां पर चले जाते हैं, क्योंकि सर्दियों के दौरान जब बर्फ पिघलती है गर्मियों के दौरान जब बर्फ पिघलती है तो वहां पर चारागाह विकसित हो जाते हैं और उन चारागाह की चराई के लिए फिर वापस पशुओं को लेकर चले जाते हैं और सर्दियों में पुनः नीचे आ जाते हैं। तो ये व्यवस्था उनकी लगातार चलती रहती है। तो ये जनजाति अपने आसपास की जो तहसीलें हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से काफी ज्यादा पिछड़ी हुई है। तो ऐसे में इस पिछड़ी हुई जनजाति के विकास के ऊपर जोर दिया गया है और ये जो 21 नवंबर 1975 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना में यह कहा गया था कि इस हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की दोनों तहसील होली और भरमौर के विकास के ऊपर जोर दिया जाना चाहिए। और जो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल थी 1974 से
1979 के मध्य। चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल थी 1969 से 74 के मध्य। ठीक है, तो इसके ऊपर जोर दिया गया था। तो ये 1975 में जो अधिसूचना जारी की गई उसके तहत ये कहा गया था इसमें कि इसके विकास के लिए करना क्या चाहिए, बागवानी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, चारागाह को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, पशु चारण के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर जोर दिया जाना चाहिए और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ साथ संचार के विकास के ऊपर भी जोर दिया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र की जनजातियां जो है ना इन सुविधाओं का फायदा उठाकर अपने आप का विकास कर सके। या ये जो असमानता पाई जाती है आसपास के क्षेत्रों के साथ, ये जो असमानता पाई गई है ये इस आर्थिक असमानता को दूर किया जा सकता है। तो इन सुविधाओं के आधार पर देखें तो लगभग इस क्षेत्र में 1971 में जो महिला साक्षरता थी वो बहुत ही कम थी, लगभग 1.88% थी। लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो ये साक्षरता जो है ना वो 65% हो गई है। तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार द्वारा लोगों को जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, लोग उन सुविधाओं का फायदा उठाकर अपने विकास को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने आसपास के क्षेत्रों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा कार्य किस कारण से संभव हो पाता है, एक नियोजन के तहत, एक प्लान के तहत। तो भारत में भी आजादी के बाद एक नए सिरे से योजना आयोग की स्थापना करके भारत के विकास के लिए अलग अलग पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं के माध्यम से देश के विकास को बढ़ाने की कोशिश की गई। हर एक पंचवर्षीय योजना में उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए और उन 5 वर्षों के दौरान उन लक्ष्यों को हासिल भी किया। इन लक्ष्यों के लिए अपन देख सकते हैं कि लक्ष्य क्षेत्र नियोजन अपनाया गया जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ साथ सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया गया और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली जो भरमौर, होली जैसे पिछड़ी हुई तहसीलों के जो गद्दी समुदाय के जो लोग होते हैं उनके विकास को बढ़ावा देने के भी ये कार्य किए गए। तो यानी कि बिना प्लान के, बिना योजना के किसी क्षेत्र का विकास संभव नहीं हो सकता। तो ऐसे में योजना आयोग कहे या नीति आयोग कहे, उनके सफल प्रयासों से, उनके सफल लक्ष्य क्षेत्र नियोजन से आज भारत धीरे धीरे आर्थिक प्रगति की गति के आधार पर संचालित हो रहा है या चल रहा है। ये सारा जिम्मेदारी या ये सारा कार्य एक योजना के तहत है ना वो किया गया है। इसका उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए, ये अभी अपने पढ़ा इससे पहले कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, तो एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से जो कभी मरुस्थलीय क्षेत्र था जहां पर लोग पानी की तलाश में मीलों कोसों दूर तक है ना वो पैदल चला करते थे, आज इस नहर के विकास के कारण लोगों की कायाकल्प है ना वो पलट गया है। क्योंकि लोग आज एक पानी के मामले में भरपूर वहां पर हरा भरा क्षेत्र बन गया। जो पहले पानी के लिए तरसते थे आज वो क्षेत्र हरा भरा हो गया है। ये सभी इस एक नियोजन के तहत संभव हो पाया है, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के तहत संभव हो पाया है। तो ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में असमानताएं, विशेषकर आर्थिक असमानताएं, जो एक क्षेत्र ऐसा है कि खनिज संपन्न क्षेत्र है, वो आर्थिक दृष्टि से काफी संपन्न है, और कुछ क्षेत्र उसी के आसपास का भाग कुछ नीचे जा रहा है। तो इस असमानता को दूर करने के लिए लक्ष्य क्षेत्र नियोजन का मार्ग अपनाया गया है और ये कुछ हद तक सफल भी हुआ है। जैसे राजस्थान में ये देख सकते हैं इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद में जो कभी मरुस्थलीय क्षेत्र था आज वो हरा भरा हो गया है। आज एक कृषि भंडार के रूप में, अन्न भंडार के रूप में वो जाना जाता है, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म भी है ना वो स्थापित किया गया। तो ये अपन ये कह सकते हैं कि इस लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के माध्यम से कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा किया जा सकता है। तो इस नियोजन के तहत, प्लान के तहत जो एक सोच विचार की प्रक्रिया है, सोच विचार कर किसी क्षेत्र को या लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। जिसमें भारत में 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आर्थिक असमानता दूर करके उनका विकास किया जाना चाहिए। दूसरा था सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी जो क्षेत्र सूखे हैं उनके विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो विशेषकर पहले तो सूखे के प्रसार को रोका जाना चाहिए ताकि बाकी का और जो बचा हुआ क्षेत्र भी सूखाग्रस्त क्षेत्र से बच जाए। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजातियां हैं कुछ जो पिछड़ी हुई होती है, क्योंकि उनके विकास के लिए वहां पर सही योजनाएं नहीं हो पाती हैं, सही कार्य नहीं मिलने के कारण वो और ज्यादा पिछड़ जाती है। तो वहां के लोगों के लिए ज्यादातर ऐसे पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में चारागाह के या पशुचारण को अगर बढ़ावा मिल जाता है तो वो लोग विकास कर जाते हैं। तो चारागाह का बढ़ावा देना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल की सुविधाएं, संचार की सुविधाएं,
ऐसी सुविधाएं देकर उन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। हम अगले वीडियोज में एक नया परियोजना लेकर आएंगे जिसे कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने पश्चिमी राजस्थान की, विशेषकर थार के मरुस्थल की काया पलट दी है। आज जो कभी पहले मरुस्थल के नाम से जाना जाता था, आज उस क्षेत्र के अंदर इंदिरा गांधी नहर है ना, वो लगातार बह रही है और पूरे क्षेत्र को हरा भरा कर दिया है। काफी बड़े पैमाने पर बागवानी की जा रही है, चारागाह का, पशुचारण का या कृषि क्रियाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। तब तक आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, अधिक लोगों तक पहुंचाइए इसे, ताकि ज्यादा लोगों तक की पहुंच में हमारा चैनल पहुंचे। धन्यवाद।